हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है वो यही है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। आइए हम शुरुआत करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वैसे वैसे भारतीयों का विरोध उसके प्रति बढ़ता गया। भारतवासियों ने विभिन्न तरीकों से अपना विरोध प्रदर्शित किया, यानी कि अलग अलग तरीकों से भारतीय लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। भारतीयों ने अपने विरोध में पहले उदारवादी तथा बाद में अनुदारवादी नीति अपनाई, यानी कि शुरुआत के दिनों में भारतीय लोगों ने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उदारवादी नीतियों को अपनाया, लेकिन जब उदारवादी नीति से बात नहीं बनी तो उन्होंने अनुदारवादी नीति को अपनाया। तो इस तरह भारत में विरोध की शुरुआत होती चली गई। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में प्रथम चरण की, यानी कौन कौन से मतलब कि आंदोलन हुए। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण क्या था? तो इस आंदोलन का उद्देश्य था अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना था। यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था कि अन्याय को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना, और स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार रहना। यानी कि जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वह व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेने के लिए भारतीयों को हर तरह का कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यह क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण, यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में हुए उनके होने के कारण क्या थे, उनका उदय क्यों हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक कारण के परिणाम नहीं थे, बल्कि अनेक कारणों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसका कोई एक कारण नहीं था, कई कारण थे जिसकी वजह से वह हुए, और जिसमें पहला है आर्थिक असंतोष। आर्थिक यानी होता है पैसा, तो उससे ही असंतोष था भारतीयों में। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। कब? और ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। यानी 19वीं सदी के अंत में, जब 19वीं सदी समाप्त हो रही थी और 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी, तब कई बार हमारे देश में अकाल पड़ा और महामारियां फैली। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज अफसरों या ब्रिटिश सरकार का भारतीयों के प्रति जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार था उससे भी भारतीय लोगों में काफ़ी असंतोष बढ़ा। तो यह भी एक कारण था आंदोलन का। दूसरा कारण है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। कौन सी नीति? लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया था। यानी उसकी जो प्रतिक्रिया थी उसने भारतीयों में काफ़ी असंतोष बढ़ा दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। भारतीय विश्वविद्यालय जो कानून था जो कि 1904 में बना था, उसमें सीनेट की व्यवस्था से जो शिक्षित वर्ग था भारत का, वह काफ़ी असंतुष्ट हुआ। सरकारी गोपनीयता अधिनियम और कलकत्ता के कारपोरेशन अधिनियम ने जनसाधारण में असंतोष बढ़ा दिया। यानी एक तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, फिर उसके बाद में सरकारी गोपनीयता अधिनियम, इसके बाद कलकत्ता में कारपोरेशन अधिनियम, इन सभी कारणों ने भारतीयों में और असंतोष बढ़ा दिया। ये सब भी उसमें, इन सब कारणों ने भी उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। बंगाल विभाजन, यानी बंगाल विभाजन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी चीज़ों में लॉर्ड कर्जन ने बदलाव किया जिससे भी भारतीय काफ़ी नाखुश थे। और बंगाल विभाजन 1905, तो कर्जन का सबसे जो घृणित यानी घृणा भरा, सबसे अविवेकपूर्ण, सबसे घृणित कार्य जो था उसका, वह था बंगाल विभाजन। यानी कि
पश्चिम बंगाल जो आज हमारा एक राज्य है, उस बंगाल प्रांत को उसने दो भागों में बांट दिया था, यानी कि 1905 में उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। इस बात से भी पूरे देश की जनता उससे बहुत नाराज थी और इस घटना से सारा देश उत्तेजित हो गया था, यानी कि सारे देश के अंदर गुस्सा फैला हुआ था। इससे भारतीय युवकों में त्याग व बलिदान की भावना जागृत हुई। यानी जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत का पश्चिम बंगाल का या बंगाल राज्य का विभाजन किया था, इस घटना से भी भारत के लोगों में लॉर्ड कर्जन और ब्रिटिश सरकार के प्रति काफ़ी क्रोध उनके अंदर मतलब व्यापक था और इससे भारतीयों के अंदर त्याग एवं बलिदान की भावना पनपी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियां हुई, यानी 19 सदी में विश्व में कई देशों में अनेक प्रकार की क्रांतियां हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। यानी क्रांतियों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई। लेकिन फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम और उनके परिणाम भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बन गए। यानी इन देशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, वे सभी गतिविधियां भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बने। उनसे मतलब भारतीय लोगों ने प्रेरणा ली। और सन 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय ने भारतीयों के मन में नवीन चेतना जागृत की। सन 1905 में जापान ने जब रूस को हरा दिया तो यह भी एक घटना थी जिसने भारतीय लोगों के मन में एक नई चेतना को जगाया। यानी आंदोलन करने के लिए, विरोध करने के लिए कई मतलब उन्हें ऐसी चीज़ें सामने आई जिन्हें देखकर वह भी उत्साहित हुए कि उन्हें भी अपने देश में आज़ादी के लिए आंदोलन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यक्रम, यानी उस समय क्रांतिकारी आंदोलन के कौन कौन से कार्यक्रम थे। तो प्रारंभ में क्रांतिकारी अपनी योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्धारित नहीं कर पाए। धीरे धीरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। यानी शुरुआत के दिन में जो क्रांतिकारी लोग होते थे उस समय के, वह अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रम को निर्धारित नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने अपनी कार्यक्रम की रूपरेखा बना ली। उनके कार्यक्रम कौन कौन से थे? नंबर 1, शिक्षित भारतीयों में दासता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों एवं पैम्पलेट का वितरण करना। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित भारतीय लोग हैं, उनमें गुलामी के प्रति घृणा की भावना को जगाना और समाचार पत्रों में इस चीज़ का मतलब उल्लेख करना और समाचार पत्रों एवं पैम्पलेट को, जो पैम्पलेट होते हैं, उन्हें लोगों में बांटना। दूसरा है आम भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। यानी जो भारतीय लोग थे, आम भारतीय लोग, उनके अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना। तीसरा जो कार्यक्रम है वो है युवाओं को बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखना तथा जुलूसों का आयोजन करना। यानी उस समय जो हमारे देश के युवा थे उनके अंदर बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखने का काम, यानी कि विदेशी और जो इंग्लैंड से जो भी चीज़ें आती थी उनका बहिष्कार करना और हमारे देश में बनने वाली चीज़ों का प्रचार करना। इसके अलावा भारत में जुलूसों का आयोजन करना, यह भी उनका एक कार्यक्रम था। इसके अलावा छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र प्रयोग का प्रशिक्षण देना। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ियां बनाकर जो हमारे देश के उस समय के युवा थे, यानी कि कम एज की जो जनरेशन थी, उनको इकट्ठा करना और उन्हें हथियार चलाने का, शस्त्र चलाने का मतलब प्रशिक्षण देना। और उनकी एक और जो कार्यक्रम था वो ये था कि देश में बमों और शस्त्रों का निर्माण तथा विदेशों से हथियार खरीदना एवं एकत्रित करना। यानी कि देश में बम बनाने और शस्त्रों का निर्माण हो, यानी कि देश में ही बम बने और हथियार भी हमारे देश में ही उस समय बने, तथा विदेशों से जो हथियार आ रहे हैं उन्हें खरीदना और उन्हें इकट्ठा करना। तो देश की आज़ादी के लिए ये सभी तैयारियां उस समय के लोग करते थे और उसमें कई हद तक वह सफल भी हुए उस समय के आंदोलनकारी। अब हम बात करेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार एवं प्रमुख क्रांतिकारी। तो यानी किस तरह क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार हुआ और कौन कौन से क्रांतिकारी उस समय हुए थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैल चुकी थी। मीन्स क्रांतिकारी आंदोलन जो कि पूरे मतलब कि देश में थे,
पूरे देश में इन आंदोलनों की लहर फैल चुकी थी और जिसके प्रमुख केंद्र थे महाराष्ट्र, बंगाल एवं पंजाब राज्य। इन राज्यों में ज़्यादा मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलनों की लहर फैली हुई थी। एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का गढ़ था, यानी जो महाराष्ट्र राज्य है वह क्रांतिकारियों का घर था। गढ़ मीन्स होता है घर। यहाँ के प्रमुख जो क्रांतिकारी थे वह थे वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। यानी महाराष्ट्र में ये क्रांतिकारी थे जिनके नाम मैंने आपको भी बताए हैं। क्रांतिकारी वासुदेव फड़के क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत थे, यानी जो क्रांतिकारी थे वासुदेव बलवंत फड़के ये क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर सन 1879 में धामरी, बल्टे, पलस्पे आदि ग्रामों पर कब्जा कर लिया था। सन 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने इन गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया और 1879 में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा काले पानी की सजा उन्हें सुनाई गई। सन 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया, यानी कि सन 1893 में गणपति और सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों उत्सवों को पुनर्जीवित किया था और इन उत्सवों को मनाया गया। इसमें महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति प्रेम व अंग्रेजों के विरोधी तत्व जागे, यानी इन दो त्योहारों से महाराष्ट्र में अंग्रेजी विरोधी लोगों अंग्रेजों के प्रति विरोध जताने वाले लोगों की एंट्री हुई और सन 1897 में पूना में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी। तो सन 1897 में पूना जो कि जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है पूना, जिसे हम पुणे के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के जो अध्यक्ष थे उनकी हत्या कर दी। और इसके अलावा तो इस जुर्म के एवज में चाफेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई और सन 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। यानी 1897 में प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट यर्स्ट की हत्या की गई। उसके बाद 1909 में नासिक जो शहर है महाराष्ट्र का, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो प्रमुख आंदोलनकारी महाराष्ट्र राज्य के थे, विनायक दामोदर सावरकर और वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि इन आंदोलनों के अग्रदूत कहे जाते। इन दोनों की पिक्चर भी यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिख रही है। तो कुछ इस तरह उस समय ये दिखते थे जिन्होंने इतने अच्छे काम हमारे देश की आज़ादी के लिए उस समय किए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब हम बात करेंगे बंगाल राज्य की। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी बरिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद दास आदि थे। तो जितने भी आंदोलनकारी या क्रांतिकारियों के नाम मैंने लिए हैं ये सभी बंगाल राज्य के थे। बंगाल में क्रांतिकारी पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बंगाली युवकों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास को बढ़ाना था। तो स्टूडेंट, बंगाल में जो क्रांतिकारी पी मित्रा थे उन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया था और इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वह बंगाली युवकों के शारीरिक और बौद्धिक विकास का बढ़ाना था। और यह समिति क्रांतिकारी संस्था भी थी, मतलब एक क्रांतिकारी संस्था भी थी। और इस संस्था को अरविंद घोष, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का भी समर्थन प्राप्त था। युगांतर और संध्या नाम की समाचार पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। युगांतर और संध्या नाम की दो समाचार पत्रिकाएं थी उस समय की, उनमें अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर का बदनाम जज किंग्सफोर्ड सवार है, किंतु अंदाजा गलत निकला और उसमें 2 अंग्रेजी महिलाएं मारी गईं। सन 1908 में जो
बंगाल के एक और क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, जिनकी पिक यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि इसमें मुजफ्फरपुर का बदनाम जज शायद सवार होगा उस बग्घी में, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला और उस बग्घी में दो अंग्रेज महिलाएं सवार थीं, यानी कि बैठी थीं, और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके एवज में खुदीराम बोस को फांसी की सजा भी दी गई। अब हम बात करेंगे पंजाब की, महाराष्ट्र, बंगाल, और अब इसके बाद हम जानेंगे पंजाब के बारे में। तो पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्या अम्बा प्रसाद आदि थे। यानी पंजाब राज्य के ये प्रमुख क्रांतिकारी लोग थे, जिनके नाम मैंने आपको भी बताए हैं। शिक्षित वर्ग उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुआ, यानी इन क्रांतिकारियों के जो विचार थे उससे पढ़ा लिखा वर्ग सहमत हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेकर आंदोलन चलाया गया। यानी पंजाब राज्य में लाला हरदयाल, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में किसानों का पक्ष लेकर एक आंदोलन चलाया गया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाले की सजा दी गई। अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ कूका आंदोलन चलाया गया। यानी इस आंदोलन के एवज में सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश से निकालने की सजा सुनाई। अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर कूका आंदोलन चलाया गया। स्टूडेंट्स, आप इस स्लाइड में मदन लाल ढींगरा की पिक देख सकते हैं, जिनका नाम मैंने आपको अभी यहाँ पर लिया है। यह पंजाब राज्य के एक ही बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। अब हम बात करेंगे देश के अलावा विदेशों में भी क्रांतिकारी कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी। तो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार विदेशों में भी हुआ। यानी हमारे देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनका प्रचार प्रसार विदेशों में भी हुआ। सबसे पहले श्यामजी वर्मा ने सन 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो कब? यानी लंदन, जो कि इंग्लैंड अंग्रेजों का ही शहर है और उनकी राजधानी है उस देश की। तो 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा के द्वारा की गई और यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्यामजी वर्मा द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका एवं छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई। यानी श्यामजी वर्मा के द्वारा ही सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका की शुरुआत की गई और छात्रवृत्ति योजना चलाई गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल इसकी सक्रिय सदस्य थे। यानी ये जो एक पत्रिका चलाई गई थी और छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी, इस सभी के इसके जो बाकी लोग जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं ये सभी उसके सदस्य थे। और सन 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत मंत्री विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। कब? सन 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा, जो कि पंजाब के एक मतलब कि क्रांतिकारी नेता थे। तो मदन लाल ढींगरा ने भारत मंत्री, जो भारत में मंत्री थे, विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी और ढींगरा को प्राण दंड और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। सन 1909 में सोसाइटी के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने जिस मंत्री विलियम कर्जन की हत्या की थी उसके एवज में मदन लाल ढींगरा को मृत्यु की यानी फांसी की सजा दी गई और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। काले पानी की सजा मतलब समुद्र किनारे अंग्रेजों के द्वारा जेल बनाई गई थी और उन जेलों में भारतीय क्रांतिकारी लोगों को रखा जाता था। हमारे भारत देश में उस समय हमारे देश का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर वहाँ पर जेल बनाई गई थी काले पानी की सजा देने के लिए। और वर्तमान में उस जेल को मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाया गया है। तो वहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर को रखा गया था। काले पानी की सजा मीन्स जहाँ चारों तरफ जेल में बंद करने के बाद भागने के लिए रास्ता खत्म हो जाए और चारों तरफ से समुद्र ही समुद्र नजर आए ताकि कैदी भाग ना सकें। और रात में
कोई मतलब कि उजाला नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी दिखता था काला। तो इस तरह की ऐसी कठोर सजाएं भारतीयों को अंग्रेज दिया करते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। तो सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यूएसए के नाम से हम जिस देश को जानते हैं, वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई और लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन उस समय हुआ, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध किया गया। गदर पत्रिका जो प्रकाशित की गई, उस पत्रिका में अंग्रेजों के द्वारा होने वाले अत्याचारों का और उनके मतलब कि जिस तरह वे भारतीयों का शोषण करते थे, इस चीज़ का खुला विरोध उसमें किया गया, यानी उसमें बताया गया। गदर पार्टी का उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता कर अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना था। गदर पार्टी का जो उद्देश्य था वो क्या था कि स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता करना और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। रास बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ सान्याल, करतार सिंह ने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की योजना बनाई। यानी इन सभी लोगों ने मिलकर 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की एक योजना बनाई और योजना का सुराग पुलिस को लग गया। सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया और इस प्रकार गदर आंदोलन को दबा दिया गया। यानी जो वह गुप्त तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे, उस विद्रोह का पता पुलिस वालों को लग गया, अंग्रेज पुलिस वालों को लग गया और उन्होंने सभी नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया और इस तरह इस गदर आंदोलन को दबा दिया गया। अब हम बात करेंगे श्रीमती भीकाजी कामा का उद्घोष। तो श्रीमती भीकाजी कामा जो कि एक विदेशी महिला थी, तो उन्होंने एक उद्घोष किया था, यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। यह भारत की स्वाधीनता मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता। तो यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है, देखिए इसने जन्म ले लिया है। मतलब वह अपने संबोधन में कह रही है जनता के सामने कि देखिए इसने जन्म ले लिया है और शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। और उन्होंने कहा कि शहीद भारतीयों के खून से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं भद्रजनों का आह्वान करती हूँ। मैं भद्रजनों का, भद्र मतलब सज्जन लोगों का, मैं आह्वान करती हूँ कि आप खड़े होकर भारतीय स्वाधीनता की इस पताका को सलामी दें। मतलब उन्होंने कहा कि मैं सज्जन लोगों का आह्वान करती हूँ कि वह खड़े होकर भारतीय स्वाधीनता का जो झंडा है उसको सलामी दें और इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग दें। यानी कि उनका ये मतलब उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि वह पूरी दुनिया के विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से जो आज़ादी को पसंद करते हैं उनसे मैं यह अपील करती हूँ कि वह संपूर्ण मानव जाति के 5वें हिस्से यानी दुनिया का हर 5वां व्यक्ति भारतीय है, तो वह उनकी आज़ादी दिलवाने में, उन्हें आज़ाद करवाने में सहयोग दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।